आज की क्लास से दोस्तों हम एक नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ऑडिटिंग। और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। क्या तरीका है मैं आपको बताने वाला हूँ, बट उससे पहले एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपको तरीका पसंद आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, नहीं पसंद आए तो भी व्हाट्सएप कर देना और बता देना सर हम किस तरीके से आगे की पढ़ाई करें। जैसा कि आपको पता है कि जब ऑडिट स्टार्ट हुआ था तब मैं आपको एक ई बुक देने वाला था, बट फिर मुझे लगा कि यार जब स्टडी मटेरियल का ही कॉपी पेस्ट कर कर आपको देना है तो उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। इसीलिए मैंने वो आपको ई बुक देने की बजाय हैंड रिटन नोट्स देना स्टार्ट कर दिया जुगाड़ की फॉर्म में। और लेटर ऑन मैं आपको पहले हैंड रिटन नोट से पढ़ा देता था और उसके बाद स्टडी मटेरियल में वही सारे टॉपिक दिखा देता था, उसके जो पीछे की एक्सरसाइज हैं वो सारी हम डिस्कस कर लेते थे। जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर था उसमें हमने लाइन बाय लाइन स्टडी मटेरियल ही किया था और जो आपका कंपनी ऑडिट है वो भी हम लाइन बाय लाइन ही कर रहे हैं। फिलहाल जो तरीके में मॉडिफिकेशन है वो ऐसा है कुछ कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने के बजाय पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बताऊंगा, जिससे कि हम लोगों का टाइम बचेगा और आपको सुनने में मज़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉइंट नंबर ए आ रहा है, राइट्स ऑफ एक्सेस टू बुक्स। अब इसमें क्या लिखा है पैराग्राफ में वो मैं आपको बताऊंगा, ना कि मैं ऐसे पढ़ूंगा सेक्शन नंबर 143(1) ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एट ऑल टाइम शैल हैव अ राइट ऑफ एक्सेस। मतलब मैं सारी लाइन पहले पढ़ूंगा और उसके बाद वही लाइनों के मतलब आपको बताऊंगा। ये करने की बजाय मैं डायरेक्टली आपको लाइनों का या पैराग्राफ का मतलब बताऊंगा, जिससे आप लोगों का टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा और हम लोग एक इफेक्टिव मैनर में जो सुनने में अच्छा लगे कि भैया हाँ जो लिखा हुआ है वो तो हमें पता ही है बट इसका मतलब क्या है वो डायरेक्टली हमें बताओ। तो उस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आपका स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक वीडियो ब्लैंक डाल के छोड़ दूंगा, यानी कि उस वीडियो में कुछ नहीं आएगा। वो आपका होगा हैंड रिटन नोट्स वाला वीडियो। तो जब बाद में मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा तब उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। यानी कि अभी हम जो आगे का सिलेबस कवर करने वाले हैं वो पूरा का पूरा सिलेबस स्टडी मटेरियल से कवर होगा। और चैप्टर होने के बाद एक वीडियो या दो वीडियो जो हमारा जुगाड़ का होता है वो वीडियो का सेक्शन रहेगा, पर उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। उसमें आएगा कि वीडियो जो है बाद में अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे हम आपकी जल्दी से जल्दी पूरा स्टडी मटेरियल कवर कर लेंगे जितना भी बाकी है। और फिर बाद में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं वो हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में आपको देते रहूँगा और उसका जुगाड़ का वीडियो डालते रहूँगा। जब सारे के सारे नोट्स हैं और उसके वीडियो हैं अपलोड हो जाएंगे तो मैं उसका आपको एक मैसेज या ईमेल करवा दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, यानी कि आने वाले 10-15 दिनों में आपके यहाँ बहुत क्रूशियल रहने वाला है जिसमें हम मैक्सिमम स्टडी मटेरियल की कवरेज कर लेंगे। और आपको डेली डेली स्टडी मटेरियल ही रिवाइज करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों की यही डिमांड थी कि हमें स्टडी मटेरियल से करवाइए। तो ठीक है, मैं स्टडी मटेरियल से ही आपको डायरेक्टली जितना भी एंड तक का रहता है वो सारा कवर करवा दूंगा और जुगाड़ से भी कराऊंगा, बट उसके वीडियोज़ अभी नहीं आएंगे, उसके एंड में वीडियोज़ आएंगे। पहले कोर्स कंप्लीट हो गया, टेंशन हट गई कि ठीक है 10-15 दिनों में हमारा काफ़ी ऑडिटिंग हो चुका है, 100% हो चुका है। अब एक्स्ट्रा हमें जुगाड़ के रिवीजन के वीडियोज़ चाहिए तो ठीक है वो अक्टूबर में आ जाएंगे। नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, ताकि आप एग्जाम टाइम में रिवाइज कर पाएँ। पर एटलीस्ट आपका सारा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, न्यू एज वेल एज ओल्ड कोर्स का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका नया टॉपिक पावर एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि ऑडिटर के पास राइट है कि वो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर कोई भी वाउचर है जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखा है या फिर किसी और प्लेस पर रखा हुआ है उसे वो मंगवा सकता है। और साथ में जो ऑफिसर्स हैं कंपनी के उनको इंक्वायर भी कर सकता है, उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, वट एवर ही कंसिडर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन ऑडिटर। और ऑफिसर में बहुत सारे लोग और भी आते हैं जैसे कि डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, की मैनेजमेंट पर्सनल और ऐसा कोई इंसान जिसके डायरेक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या वन और मोर डायरेक्टर्स जो हैं एक्ट करते हैं, वो सभी लोग जो हैं ऑफिसर की डेफिनेशन में आते हैं। और ऑडिटर उनसे क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। जो आपका टर्म है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर में क्या क्या चीज़ें आती है? सभी चीज़ें आती है, सभी रिकॉर्ड्स आते हैं जिनके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग एंट्री पास करी गई है। जिसमें फाइनेंशियल बुक्स के अलावा जो आपके स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स हैं या स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स हैं उससे जुड़ी हुई जो बुक्स होगी वो भी आती है। और जो मेमोरेंडा बुक्स है फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स, कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स, वो सब भी ऑडिटर इंस्पेक्ट कर सकता है ये देखने के लिए कि कंपनी में फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइंड है। उसके लिए ऑडिटर कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है और कोई भी वाउचर मांग सकता है जिसके बेसिस पर कोई अकाउंट की एक्यूरेसी का पता लगता हो। तो ये सभी चीज़ जो है ऑडिटर मांग सकता है जो नेसेसरी है उसकी ऑडिट के लिए। साथ ही में ज़रूरी नहीं कि कंपनी के हेड ऑफिस में रजिस्टर्ड ऑफिस पर जो रखी है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ऑडिटर ले, पर अगर कंपनी की कोई ब्रांचेज है तो उस ब्रांचेज पर भी रखी हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिटर मंगवा सकता है और उसको भी चेक कर सकता है। ये गिवन है जब हम ब्रांच ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 में। अभी एक एग्जांपल आ रहा है, चलो पढ़ते हैं इसे।
X Limited restrains its company auditor from visiting another branch at different location and having access to the inventory records maintained at that branch because the branch is already audited by another auditor and the report has been received. Here, it may be noted that the company auditor has a right to visit the branch even if the branch accounts are audited by another auditor, if he considers it necessary to do so for the performance of his duties as auditor. बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है कि जो ऑडिटर होगा हमारा, उसे राइट है कि वो सभी ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स को मंगवा सके। अगर दूसरे ऑडिटर ने देख लिया तो कोई बात नहीं, बट हम भी उसे देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी उसे देख सकता है अगर वो नेसेसरी है उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अगला जो ऑडिटर का राइट है वो है कि ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो भी डायरेक्टर्स हैं की मैनेजमेंट पर्सोनल हैं और कोई ऑफिसर हैं उससे एक्सप्लेनेशन वगैरह ऑडिटर मंगवा सकता है। और ये पावर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ऑडिटर के पास ये पावर नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ सच पावर द ऑडिटर वुड नॉट बी एबल टू ऑब्टेन डिटेल्स ऑफ अमाउंट्स कलेक्टेड बाय द डायरेक्टर फ्रॉम एनी अदर कंपनी। डायरेक्टर किस किस कंपनी के वो तो पता लग जाएगा, बट उस कंपनी से डायरेक्टर को कितना पैसा मिल रहा है या और क्या बेनिफिट मिल रहे हैं या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट कंपनी से क्या मिले हैं जिस कंपनी की हम ऑडिट करने गए हैं, वो सारी चीज़ें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कई बार नहीं आती है। इसीलिए इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है और ये राइट जो है ऑडिटर हमेशा एक्सरसाइज कर सकता है। हालांकि अगर ऑडिटर को ये राइट एक्सरसाइज करने नहीं दिया जाता तो ऑडिटर के पास लास्ट रेमेडी यही बचेगी कि वो मेंबर्स को रिपोर्ट कर दे कि उसके स्कोप पर लिमिटेशन लगा दी गई है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन उसे चाहिए थी ऑडिट करने के लिए वो नहीं प्रोवाइड करी गई है। ही कुड नॉट ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ही हैड रिक्वायर्ड एज कंसीडर्ड और कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑडिटर। ये वो अपने मेंबर्स को बता सकता है ऑडिट रिपोर्ट में। अगला पॉइंट आ रहा है पॉइंट नंबर सी, राइट टू रिसीव नोटिसेस एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग। दोस्तों यहाँ पर मैं एनुअल जनरल मीटिंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि कोई भी जनरल मीटिंग है उसका नोटिस जहाँ तक मेंबर्स को जाता है, मेंबर्स को रिसीव होता है, वहीं वहीं पर ऑडिटर को भी रिसीव होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहा हूँ और स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ड्यूटी भी है एज पर सेक्शन 146 कंपनीज एक्ट में लिखा है कि राइट तो है पर उसकी ड्यूटी भी है कि वो सारी जनरल मीटिंग को जिसका नोटिस उसे रिसीव हुआ है वहाँ पर वो या तो खुद अटेंड करे, अगर ऑडिटर खुद नहीं जा सकता तो किसी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है जो कि क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर और जनरल मीटिंग में उसे सुनने का अधिकार है, यानी सारे मेंबर्स उसकी बात सुनेंगे ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न्स हिम एज द ऑडिटर। तो आप समझ जाइए कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग में जा रहा है ऑडिटर तब तो अच्छी बात है, वहाँ तो उसको सुना ही जाएगा, पर अगर एजीएम में नहीं जा रहा किसी और जनरल मीटिंग में जा रहा है तो भी ऐसा अगर कोई बिजनेस का पार्ट वहाँ पे डिस्कस होने वाला है जिससे कि हमारा ऑडिटर वास्ता रखता है तो वहाँ पर ऑडिटर अपनी ओपिनियन वगैरह या कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर सकता है अगर वो करना चाहे। और मीटिंग को अटेंड करना तो कंपलसरी है, ड्यूटी है उसकी। हालांकि कंपनी ने एग्जाम्प्ट कर दिया है कि भैया आपके आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस केस में अगर नहीं जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑडिटर का राइट है, वैसे देखा जाए तो ये ड्यूटी भी है। पॉइंट नंबर डी जो आ रहा है, राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। ये ऑडिटर का राइट है कि जो उसने अकाउंट्स ऑडिट करे हैं, जो अकाउंट्स को एग्जामिन किया है, उसकी जो रिपोर्ट है वो मेंबर्स को रिपोर्ट दे पाए, ये ऑडिटर का राइट है। हालांकि जो भी रिपोर्ट देगा वो आफ्टर कंसीडरिंग द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या कोई और मैटर विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर कोई रूल्स जैसे कि कारों के रूल्स हैं जिसमें एडिशनल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, वो उन सभी चीज़ों पर रिपोर्ट देगा। क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ज़रूर बताएगा। जो आपको पता ही है कि ऑडिटर रिपोर्ट में क्या बताता है, वो उसका राइट है। आखिरी पॉइंट आ रहा है राइट टू लीन। सर ये लीन होता क्या है? वैसे तो आप लॉ में पढ़ेंगे बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लीन का मतलब क्या होता है। लीन का मतलब होता है एनी पर्सन हैविंग द लॉफुल पोजेशन ऑफ समबडी एल्स प्रॉपर्टी ऑन विच ही हैज़ वर्कड। जो ऑडिटर है वो क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी है उसे रिटेन कर सकता है अगर ऑडिटर की फीस नहीं दी गई है। हालांकि ये प्रोविजन इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ऑडिटर उसी चीज़ को रिटेन कर सकता है जिस पर उसने काम किया हो, यानी कि अगर ऑडिटर को हमने 5 डॉक्यूमेंट दिए हैं और ऑथराइज्ड वे में डॉक्यूमेंट ऑडिटर के पास आते हैं जिस पर उन्हें काम करना है, ऑडिटर ने उन 5 डॉक्यूमेंट पर काम किया, हालांकि 3 डॉक्यूमेंट की जो फीस है वो क्लाइंट ने ऑडिटर को नहीं दी, उस केस में ऑडिटर वो 3 डॉक्यूमेंट अपने पास रख सकता है जब तक उसे फीस नहीं मिलती। इसे बोलते हैं राइट टू लीन। इसी में जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है उनका भी एक सिमिलर व्यू आया है और वो कहते हैं कि लीन को एक्सरसाइज तो किया जा सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो रिटेन है वो करे जा सकते हैं प्रोवाइडेड वो डॉक्यूमेंट है वो उसी क्लाइंट के हो जिससे हमें पैसा लेना है। जो डॉक्यूमेंट ऑडिटर की पोजीशन में आए हैं वो अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट से आए हो, यानी ऑडिटर ने जबरदस्ती डॉक्यूमेंट अपने पास ना लिए हों बल्कि
लीगल वे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल से वो डॉक्यूमेंट ऑडिटर के पास आए हों। ऑडिटर जो है रिटेन कर सकता है डॉक्यूमेंट्स ओनली इफ ही हैज डन द वर्क ऑन सच डॉक्यूमेंट असाइन टू हिम। अगर ऑडिटर ने उन डॉक्यूमेंट्स पर काम किया है तभी वो रिटेन कर सकता है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ हिज फीस। हालांकि उन डॉक्यूमेंट्स को रिटेन नहीं कर सकता जिस पर उन्होंने काम नहीं किया है या जिसके लिए फीस पेंडिंग नहीं है। यहाँ देखा जाए तो कहने के लिए बहुत बड़ी बातें करी हुई है, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सेक्शन नंबर 128 कहता है कि कंपनीज को अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं बुक्स ऑफ अकाउंट जो है रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखनी है। और रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा होता है तो ऑडिटर वहाँ पे जाके इंस्पेक्ट तो कर पाता है, पर वो उसे अपने पास अपनी पोजीशन में नहीं ला पाता है। इसीलिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि ऑडिटर जो है राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर पाए या क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पास कभी ला पाए ऑथराइज्ड वे में। ऐसा होता ही नहीं है। तो इसीलिए कहने के लिए है कि ठीक है राइट ऑफ लीन है, बट कभी एक्सरसाइज नहीं हो पाता। और जहाँ तक बात ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स की है, जो ऑडिटर खुद बनाता है, फोटो स्टेट्स वगैरह लेता है, डॉक्यूमेंट करता है एविडेंस, तो वो तो ऑडिटर की खुद की प्रॉपर्टी ही होती है, तो उस पर तो क्वेश्चन ऑफ लीन अराइज ही नहीं होएगा। सिमिलरली जो एस 230 है और SQC 1 है, वहाँ पर भी सेम बात लिखी गई है कि जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। हालांकि ऑडिटर क्लाइंट से शेयर कर सकता है प्रोवाइडेड उससे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पर कोई इफेक्ट ना पड़े और जो वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड है उस पर कोई क्वेश्चन ना उठा पाए। इन सिनेरियोज में ऑडिटर जो है अपने वर्किंग पेपर्स को भी शेयर कर सकता है, वर्किंग पेपर के एक्सट्रैक्ट्स को शेयर कर सकता है, जो मैंने आपको पहले भी बात बताई हुई है। यहाँ तक की बात हमने अभी डिस्कस करी है राइट्स के बारे में। आज की क्लास में हम आपके ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर भी पढ़ेंगे और उसके बाद आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ना। सेक्शन नंबर 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ड्यूटीज को डिफाइन किया है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल में डिफाइन किया हुआ है, यानी कि ड्यूटीज जो है उस पर कई सारे पेजेस हैं। आप देख सकते हैं 3-4 पेजेस हैं करीब करीब, वो हमें करने पड़ेंगे और उसके बाद आपकी आज की क्लास कंप्लीट होगी। पॉइंट नंबर 1 कहता है ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है कि ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो कुछ मैटर्स पर इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करने की ड्यूटी है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं ABCDEF, इन 5 मुद्दों पर ऑडिटर जो है इंक्वायर करेगा यानी पूछेगा, ये उसकी ड्यूटी है। अगर उसने नहीं पूछा तो गलत है, उसने ड्यूटी को कंप्लाई नहीं किया। देयरफॉर इंक्वायरी करना इज मैंडेटरी फॉर ऑल दीज 5 मैटर्स। क्या क्या मैटर्स हैं ये? पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। लोन्स एंड एडवांस अगर कंपनी ने दिए हैं तो क्या उसके बदले कोई सिक्योरिटी कंपनी ने ली है? क्या प्रॉपरली सिक्योर किया गया है? लोन्स एंड एडवांस का मतलब है कंपनी किसी और को पैसा देती है, उधारी देती है और बदले में कोई सिक्योरिटी ले लेती है। जैसे कि हम बैंक के पास जाते हैं सामान लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, तो बैंक जो है काफ़ी सारी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती है, मॉर्टगेज करवानी पड़ती है। तो वैसे ही अगर आपकी कंपनी ने लोन दिया है, एडवांस दिया है किसी को, तो क्या उन्होंने बदले में सिक्योरिटी दी है या ऐसे ही पैसा लुटाने में लग गए हैं? देयरफॉर ऑडिटर की ड्यूटी है ये देखना कि क्या कोई लोन इन एडवांस दिया गया है, और दिया गया है तो क्या प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जो लोन इन एडवांस दिया गया है दैट इज प्रीजुडिशियल यानी कि बाइज टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स, यानी कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, मेंबर्स के हित में नहीं है। ऐसा तो नहीं है पैसा गवाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो वो ऑडिटर को जो है इंक्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ इंक्वायर लिखा है तो ऑडिटर को ये सब पूछना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काफी सारी ऐसी एंट्रीज होती है जिन्हें सिर्फ आपने बुक्स में पास किया है। जैसे कि कई बार प्रोविजन बनता है, नेक्स्ट ईयर रिवर्स हो जाता है और एक्चुअल एक्सपेंसेस बुक होते हैं। जब आप प्रैक्टिकली ऑडिट करने जाएंगे या अभी जा भी रहे होंगे तो ऐसे बहुत सारी आप एंट्रीज देखेंगे जिन्हें सिर्फ बुक्स में पास किया गया और बाद में रिवर्स कर दिया जाता है। 31 मार्च को पास किया जाता है, 1 अप्रैल को रिवर्स किया जाता है। बहुत सारी एंट्रीज होती है, मंथ एंड में पास होती है और उसके बाद रिवर्स होती है। तो जहां पर सिर्फ वो एंट्रीज करी गई है, क्या वो प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट, ये भी जरा पता करना होता है ऑडिटर का काम। तीसरा नंबर जो कहता है वो बोलता है कि जहां पर कंपनी बैंकिंग कंपनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, उस केस में अगर कंपनी के एसेट में शेयर डिवेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज आ रहे हैं और उन्हें बेचा गया है, तो क्या उन्हें कम प्राइस पर बेचा गया है जितने पर खरीदा था उससे? आप बात को समझने की कोशिश करिए। जो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, जो बैंकिंग कंपनी होती है, उनका तो काम ही होता है सिक्योरिटीज में पैसा डालना या लोगों को पैसा देना, इंटरेस्ट कमाना, पैसे से पैसा कमाना उनका काम होता है। बट अगर कंपनी का काम इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम नहीं है, बैंकिंग कंपनी का काम नहीं है, तो उस केस में भी अगर शेयर में इन्वेस्ट किया गया है तो पूछना पड़ेगा कि क्या आपने शेयर्स को कम दाम पर बेचा जितने पर खरीदा था, क्योंकि आपका मेन काम खरीदना बेचना है ही नहीं। तो फिर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और लॉस बुक करते हैं तो उस केस में देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कंपनी क्यों कर रही है। और अगर फ्यूचर में भी ऐसी प्रैक्टिस चालू है, बाय करते हैं लॉस में बुक करते हैं, बाय करते हैं लॉस में बुक करते हैं,
तो इंक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कंपनी को घाटा हो सकता है, बिकॉज कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो शेयर में डील करना नहीं है। पॉइंट नंबर डी कहता है अगर लोन्स एंड एडवांस कंपनी ने दिए हैं तो उसे प्रॉपरली उन्होंने डिपॉजिट के अंदर क्लासीफाई किया है। जो बहुत सारी सब कैटेगरीज होती है आपके एसेट साइड पर, उन सही कैटेगरीज में दिखाया गया है, डिपॉजिट के अंदर शो किया गया है। पॉइंट नंबर यही कहता है कि क्या पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू में चार्ज तो नहीं किया, पीएनएल में डेबिट साइड पर आपने पर्सनल एक्सपेंडिचर तो बुक नहीं किया, डायरेक्टर के पर्सनल एक्सपेंसेस को भी आपने कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड तो नहीं किया। ये भी ऑडिटर को पूछना होता है। लास्ट पॉइंट बोलता है कि अगर शेयर्स को अलॉट किया गया है फॉर कैश तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो कैश एक्चुअली में रिसीव हो गया है और आपने प्रॉपरली उसे रिकॉर्ड किया है, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिसलीडिंग तो नहीं है। देखिए, जब शेयर की एंट्री होती है तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट में पैसा आता है, बट यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने कैश में पैसा लिया है तो उसे प्रॉपरली अकाउंट किया हो। आईसीआई की भी रिसर्च कमेटी ने अपना ओपिनियन दिया है इस पर्टिकुलर ड्यूटी के बारे में, जो ड्यूटी नंबर 1 बताई गई है। वहां पर आईसीआई का कहना है कि आप लोग इंक्वायर तो करेंगे, पर इंक्वायरी के बाद आपकी और कोई ड्यूटी नहीं रह जाती है। यदि आपको इंक्वायरी कर कर कुछ एडवर्स सिनेरियो मिलते हैं, जो मैटर्स एडवर्स हैं, ऐसे आपको मैटर्स मिलते हैं, तो उस केस में आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप मेंबर्स को भी रिपोर्ट में बताएं कि कंपनी ने यहाँ पर कंप्लाई नहीं किया है या फिर ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर गड़बड़ हुई है। ऑडिटर का काम सिर्फ इंक्वायर करना है, इंक्वायर के बाद अगर एडवर्स चीज़ मिलेगी तो रिपोर्ट करना है, ये आईसीए का भी कहना है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ऑडिटर की ड्यूटी है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना। जी हाँ, सही सुना आपने, ऑडिटर ने ऑडिट तो कर दिया बट साइन करने से मना कर रहा है, तो काम नहीं चलेगा, साइन भी करना पड़ेगा। और आपका सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 2 बोलता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था क्वालिफिकेशन, जब बता रहे थे कौन क्वालिफाइड होगा, वहां पर ये बताया था कि फर्म के केस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे वही साइन कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पर, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होंगे वही साइन कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पर। अगर कोई क्वालिफिकेशन या फिर ऑब्जर्वेशन या फिर कमेंट ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है जिससे कि कोई एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कंपनी की फंक्शनिंग पर, तो उसे भी जनरल मीटिंग में रीड आउट किया जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। आपका पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 9 में कहा गया है कि ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करेगा। और आपका सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 10 बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करेगी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हालांकि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करे हैं वही प्रिस्क्राइब करे जाएंगे, उससे पहले एग्जामिन करे जाएंगे बाय नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नफरा इसे बोलते हैं। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी गई है वो कंपनीज एक्ट 2013 के बाद बनी गई है। जो नफरा है वो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जारी करेगी, हालांकि होते आईसीए के स्टैंडर्ड्स का ही कॉपी पेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो आईसीए ने इशू करे हैं, पर उससे पहले एग्जामिन करे जाएंगे बाय नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ऑडिटर की ड्यूटी रिपोर्ट करने की भी होती है, साइन तो करेगा साथ में रिपोर्ट भी करेगा। और सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 3 बोलता है, उसका पॉइंट नंबर ए बी सी डी कर बहुत सारे क्लॉजेज हैं, डिटेल में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन सब सेक्शन है, हमेशा याद भी रखना। अगर ड्यूटी टू रिपोर्ट का सेक्शन आएगा तो 143 सब सेक्शन 3 को हमेशा याद रखना। अब जो इसके क्लॉजेज हैं ABCDEFGH, वो सारे के सारे क्लॉजेज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्लॉज नंबर ए बोलता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का कि क्या जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को लेनी चाहिए थी टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, जो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑडिट के लिए जरूरी है वो उसने ऑब्टेन कर ली हो, और यदि नहीं करी है जो उसे चाहिए बट उसे मिली नहीं है तो उनकी डिटेल वो जरूर लिखेगा, और उस इन्फॉर्मेशन का क्या इफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर वो भी वो रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा। पॉइंट नंबर बी बोलता है कि क्या उसकी ओपिनियन में सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, और जो आपकी ब्रांच है वहां से प्रॉपर रिटर्न्स वगैरह रिसीव हो गई, प्रॉपर बुक्स जो है वो रिसीव हो गई जो आपने विजिट नहीं करी है, क्योंकि एक कंपनी की कई सारी ब्रांचेस होती हैं और सैंपल पर आप कुछ ब्रांचेस विजिट करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि कंपनी ने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट सही से बनाए हैं, जो प्रॉपर रिटर्न्स या बुक्स जो ब्रांच की मंगवानी थी जो उसने विजिट नहीं करी है वो प्रॉपरली मंगवा ली हो, ये सारी चीज ऑडिटर को बतानी होती है। क्लॉज नंबर सी बोलता है अगर कंपनी का ऑडिटर के अलावा किसी और ने ब्रांच की ऑडिट करी है, क्या उसने अपनी रिपोर्ट, ब्रांच ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को भेज दी है, वो भी बताएगा। और जो रिपोर्ट ब्रांच ऑडिटर की कंपनी के ऑडिटर के पास आई है उसने उस रिपोर्ट से कैसे डील किया है, यानी कि अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई है पूरी कंपनी की उसको बनाने के लिए उसने उस पर्टिकुलर ब्रांच की ऑडिटर की रिपोर्ट का कैसे इस्तेमाल किया है उसके बारे में भी वर्णन कर सकता है। क्लॉज नंबर डी बोलता है कि क्या कंपनी की जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेल्ट विद इन द रिपोर्ट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। जाहिर सी बात है
कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पीएनएल तो दे दिया, पर जो एक्चुअली में पीछे एंट्रियां होती है जिससे ट्रायल बैलेंस बनता है, लेजर दिखते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, क्या उसी के अकॉर्डिंग और उसी बैलेंस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स आ रहे हैं, ये भी ऑडिटर को बताना होता है। पॉइंट नंबर ई, क्लॉज नंबर ई बोलता है वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया है नहीं किया, ये भी ऑडिटर को चेक करना होता है, और चेक करेगा तभी तो रिपोर्ट भी करेगा। सारी चीजें याद रखनी है सर, बिल्कुल याद रखनी है। समझाने के लिए तो मैं आपको 1000 पेज होंगे, 1000 पेज का एक एक पॉइंट समझा सकता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, और हर एक पॉइंट का अगर एग्जाम्पल देने पर आ जाए तो एक एक क्लास बन सकती है, एक एक क्लास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बन सकती है, जिसका कोई एंड नहीं है। अगर हम ऐसे डिस्कशन करेंगे तो बहुत बहुत लंबी आपकी एक टॉपिक की क्लास हो सकती है। यानी ड्यूटीज के बारे में आपकी 2-3 घंटे की डिस्कशन हो सकती है, राइट्स के बारे में प्रैक्टिकल डिस्कशन हो सकती है, कॉस्ट ऑडिट के बारे में बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, जॉइंट ऑडिट के बारे में बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पर भी आपकी 2-3 क्लासेस 2-2 घंटे की बन सकती है, जिसमें डिटेल डिस्कशन हो। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए आपको जो पॉइंट की जितनी जरूरत है उतना ही मैं बता रहा हूँ। क्लॉज नंबर आपका एफ बोलता है ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। क्या ड्यूरिंग द ईयर ऐसी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कंपनी ने एंटर किया है जिससे कि कंपनी की फंक्शनिंग अफेक्ट हो सकती है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, तो वो भी ट्रांजैक्शन ऑब्जर्वेशन ऑडिटर को अपनी बतानी होती है। क्लॉज नंबर जी बोलता है वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2। ये जो क्लॉज है ये शायद सीए फाइनल में है, आपके इंटरमीडिएट में नहीं है, और अगर इंटरमीडिएट के लॉ में डाल दिया होगा, कंपनी लॉ में, तो वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट वगैरह कैसी होती है। मेरे टाइम तो सीए फाइनल में था, वहीं पर ऑडिटर को ये बताना होगा कि क्या डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं थे जो डायरेक्टर अपॉइंट किए हुए हैं। क्लॉज नंबर एच बोलता है एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। जो भी कंपनी ने अकाउंट्स वगैरह बनाए, ठीक है, आपने पहले रिपोर्ट किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, ब्रांच से प्रॉपर रिटर्न रिसीव हो गई है, ब्रांच का अगर दूसरा ऑडिटर था तो उसकी रिपोर्ट आ गई है, और मैंने उस पर कैसे डील किया मैंने बता दिया है। डायरेक्टर क्वालिफाइड है, बिल्कुल मैंने बता दिया, डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, मैंने बता दिया है। सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बट ये भी बताना पड़ेगा कि क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी हुई है, क्या उसमें कोई एडवर्स रिमार्क या क्वालिफिकेशन आप बोलना चाहते हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, इशू है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो है बट इसमें कुछ इशू है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लैकिंग है, कुछ इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है, क्या आप कुछ बताना चाहते हो तो आप उस पर रिमार्क अपना दे सकते हो। क्लॉज नंबर आई बोलता है वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्लेस एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बोला हुआ है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बात को जरा गहराई से समझिएगा, जब आप इंटरनल ऑडिट करने जाते हैं तो उस इंटरनल ऑडिट में आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट की भी ऑडिट करते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो भी आप ऑडिट करते हैं, उसका जो प्रोसीजर है ठीक है या नहीं है, कौन बनाएगा, कैसे चेकिंग होगी, क्या प्रोसीजर लगे हैं, क्या कंट्रोल्स कंपनी के लगे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी ना हो, वो सारी चीज़ें भी हम चेक करते हैं इंटरनल ऑडिट में। और इंटरनल ऑडिट में हम ऑपरेशन की ऑडिट भी करते हैं, जिसमें कि आपका एचआर डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका स्टोर डिपार्टमेंट, आपका आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, उन सभी डिपार्टमेंट की हम ऑडिट कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसकी ऑडिट कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट में। पर उसका जो एक हिस्सा होता है इंटरनल ऑडिट का, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, उस पर तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी रिपोर्ट देनी होती है, जो कि बाद में इंसर्ट किया गया था, पहले नहीं था, इसीलिए आप इसे अमेंडमेंट मान सकते हैं। और जो पॉइंट नंबर आई है उसे हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। However, it may be noted that the reporting requirement on adequacy of internal financial controls with reference to the financial statement shall not be applicable to a private company, which is a one-person company, or a small company, or a company having turnover less than 50 crore as per the latest audited financial statement, and having aggregate borrowing from banks or financial institutions or any body corporate at a point of time during the financial year लेस देन 25 करोड़। इसका क्या मतलब है, यानी कि ये रिक्वायरमेंट लगती है उन प्राइवेट कंपनीज पे जिनका टर्नओवर जो है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और अगर उन्होंने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी भी पॉइंट इन टाइम 25 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन लिया हुआ है, 25 करोड़ या उससे ज़्यादा की बोरिंग करी हुई है। अगर इसको उल्टा लिखना है, इसलिए इसको उल्टा लिखने में ऐसा लिखा है कि जिस प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर भी 50 करोड़ से कम होएगा और पूरे साल में कभी भी बोरोइंग
उन्होंने 25 करोड़ या उससे ज़्यादा की नहीं ली होगी, लेस देन 25 करोड़ तक ही बोरिंग होगी, लेस देन 25 करोड़ की ही बोरिंग होगी, उस केस में उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी पर ये रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछ लिया जाता है क्या इस पर्टिकुलर कंपनी पे ऑडिटर को चेक करना होगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, अगर ये प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ का है, तो आप बोलेंगे नहीं करना होगा, छोटी कंपनी है नहीं करना होगा। यहाँ पर दोबारा से बात लिख दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जेम्पशन फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल किस किस पर लगती है। प्राइवेट कंपनी विच इज 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, और having a turnover of less than 50 करोड़ and borrowing less than 25 करोड़। पॉइंट नंबर जे एक और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, सारी याद करनी पड़ेगी। जी हाँ, याद तो करनी पड़ेगी। जो भी आपके बड़े बड़े पॉइंट्स है उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, छोटा छोटा करके, जो मैं आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि मैं देने वाला हूँ हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में। पॉइंट नंबर जे बोलता है कि ऑडिटर को उन सभी बातों पर रिपोर्ट करना पड़ेगा जो कि रूल नंबर 11 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं। कौन सी बातें प्रिस्क्राइब्ड हैं वो नीचे लिखा हुआ है। Whether the company has disclosed the impact of pending litigation on its financial position in its financial statement, कि जो भी लिटिगेशन है यानी कि कोई केस वगैरह चल रहा है उसकी जो पोजीशन है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर हम केस हारने वाले हैं तो कितना हमें लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, वो क्या हमने बताया या नहीं बताया। पॉइंट नंबर 2 कहता है ऑडिटर को इस पर भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। Whether the company has made provision as required under any law or accounting standard for the material foreseeable losses इफ एनी ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, नाम तो सुना हुआ है। देखिए दोस्तों, डेरिवेटिव जो है सीए फाइनल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो डेरिवेटिव हैं वो आपके फ्यूचर्स वगैरह होते हैं, यानी ऐसे आइटम होते हैं जिनकी वैल्यू डिटरमाइन होती है किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर से। फिलहाल आप शेयर की तरह इसे मान सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म आपने कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं हेज करने के लिए या और चीज़ें करने के लिए, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि क्या उसका एडिक्वेट प्रोविजन बनाया है, अगर उसमें लॉस हो सकता है, या जो लॉ के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको प्रोविजंस बनाने होते हैं बाकी चीज़ों पर, क्या आपने बनाए हैं या नहीं बनाए। थर्ड पॉइंट बोलता है जे क्लॉज का, वेदर देयर हैज बीन एनी डिले इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बाय द कंपनी। आप लोगों को तो पता ही है, जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है अगर वो शेयर होल्डर्स के खाते में नहीं जा पाते तो एक टाइम के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो अगर ऐसा अमाउंट पड़ा हुआ है कंपनी के बैंक अकाउंट में जिसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ईयर में नहीं बताऊंगा यहाँ पर क्योंकि इसका पार्ट नहीं है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर आपको आराम से समझाने के लिए ये बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और पैसा शेयर होल्डर के अकाउंट में नहीं पहुँच पाता, शेयर होल्डर क्लेम करता नहीं है, कोई इश्यू होता है, तो वो जो पैसा होता है डिविडेंड का वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चले जाता है। ये ऑडिटर को चेक करना है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। और साथ में स्टूडेंट शुड ऑल्सो नोट कि बहुत सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हमारे कारों में है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट आ रहा है पॉइंट नंबर 5, ड्यूटीज टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड। फ्रॉड पर भी ड्यूटी है ऑडिटर की, जो कि हम ऑलरेडी ऐसे 240 के साथ कर चुके हैं। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हमने 240 किया था जिसमें आपको सारी चीजें मैंने बताई थी, वहां पर से ही निकाल कर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई है कि ऑडिटर को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ सकता है एज पर रूल नंबर 13। हमारे कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 के ही सारे रूल्स चल रहे हैं, तो इसीलिए उसके रूल 13 में लिखा गया है कि अगर कंपनी के ऑडिटर को इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज पता लगता है या रीजन टू बिलीव है दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड विच इन्वॉल्व्स और इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व इंडिविजुअली एंड अमाउंट ऑफ 1 करोड़ और अबव is being or has been committed in the company by its officers or employees, तो ऑडिटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा विद इन सच टाइम एज मे प्रिस्क्राइब, जो हमने ऐसे 240 में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अगला पॉइंट है रिपोर्टिंग टू दी ऑडिट कमेटी और बोर्ड। ये सारी चीजें जो है फ्रॉड के रिगार्ड में हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना है। अगर लेस देन 1 करोड़ है तो डेफिनेटली इनको करना ही पड़ेगा। दी ऑडिटर शेल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमेटी, अगर वो 177 में ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है उस केस में, नहीं तो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी रिपोर्ट कर सकता है। और जो है बोर्ड की जो रिपोर्ट होती है उसमें भी डिस्क्लोजर जाता है, ये भी हमने ऐसे 240 के साथ पढ़ा था। दोबारा से अपनी नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने सारी बातें आपको लिखवाई हुई है। जो कंपनी है जिसके ऑडिटर ने फ्रॉड रिपोर्ट किया है टू द ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट नॉट रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस केस में जो है बोर्ड्स की रिपोर्ट में भी ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कौन सा फ्रॉड उसने पकड़ा है, और साथ में आपको याद भी होगा अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व भी डिस्क्लोज करना होता है, और भी 2-3 चीजें मैंने आपको बताई थी, पार्टीज का नाम भी बताना पड़ सकता है। जो आपका सेक्शन 143 सबसेक्शन 13 है कंपनीज एक्ट का, वो कहता है कि अगर ऑडिटर ने फ्रॉड को बताया है तो ये गुड फेथ में बताया है, इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
It is also very important to note that the provisions regarding fraud reporting shall also apply mutatis mutandis. फ्रॉड से रिलेटेड जो प्रोविजन है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए, वही प्रोविजन जो है कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर के लिए भी है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर सेक्शन 148 एंड सेक्शन 204 respectively. If any auditor, cost accountant और company secretary in practice do not comply with the provisions, तो आपको पता है कि फाइन हो सकता है 1 लाख रुपए का और एक्सटेंड कर सकता है 25 लाख रुपए तक. ये भी चीज़ हमने SA 240 के साथ ज़रूर पढ़ी होगी. Whether any fraud by company or any fraud on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year, if yes, the nature and amount of fraud involved is to be indicated. अभी तक हम पढ़ रहे थे जो कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है कंपनी के अगेंस्ट, बट अगर कंपनी ने भी फ्रॉड किया है तो भी आप कारों में रिपोर्ट करेंगे. क्या नेचर है, क्या अमाउंट इन्वॉल्व है, वो आपको बतानी होती है और कारों का डिस्क्लोजर भी नीचे दे रखा है. यहाँ तक की बात समझ में आ गई. इसका हमने शायद डिटेल डिस्कशन भी किया था, मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यहाँ पर जो कारों का सेक्शन होता है वो ज़रूर बोलता है कि अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो उसको भी रिपोर्ट किया जाएगा और उसके ऑफिसर एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया तो भी रिपोर्ट किया जाएगा. हमने इस पर डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी अपने SA 240 के साथ की हुई है, तो ज़रा उसे भी आप रिवाइज कर देखना या फिर वीडियो दोबारा से देख लेना. एग्जाम्पल देखते हैं. अकाउंटेंट ने फेक इनवॉइस इशू करे हैं क्रेडिट परचेजेस के और 50 लाख रुपए उसने दिखा दिए कि हमने कहीं ना कहीं से परचेज करी है. और क्या किया, और उन फेक क्रेडिटर्स को सारी पेमेंट कर दी, यानी कि फर्जी बिल दिखाए, पेमेंट कर दी, और जिसका भी फर्जी बिल दिखाया था उस बंदे को पेमेंट कर वहां से पैसे खुद नहीं निकाल लिए होंगे. Here the auditor of the company is required to report the fraudulent activity to the board or audit committee as the case may be within 2 days of his knowledge of fraud. ये भी हमने SA 240 के साथ पढ़ा था. Further, the company is also required to disclose the same in the board's report. It may also be noted that the auditor need not report it to central government as the amount involved is less than 1 crore. However, कारों में तो उसको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा. कारों की एक अलग रिपोर्टिंग होती है. पॉइंट नंबर 6 आखिरी पॉइंट है जिसमें बोलता है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नफरा के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ऐसी चीज़ों पर रिपोर्ट मांग सकती है जिसकी उसे ज़रूरत है, जिन मैटर्स को डिस्क्लोज करना ऑडिटर के लिए ज़रूरी हो जाएगा. जब तक नफरा कंस्टिट्यूट नहीं होता, हालांकि अब तो हो चुका है, पर जब तक नफरा कंस्टिट्यूट नहीं होता है तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिसर के साथ, जिसकी रैंक जो है जॉइंट सेक्रेटरी की होगी और इक्विवेलेंट होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और जो कमेटी बनाई गई है जिसमें कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे ICI के, इंडस्ट्री चैम्बर्स के, नकास के जो कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और C&AG के मेंबर्स होंगे. उन सभी से कंसल्टेशन कर कोई चीज़ बोल सकती है कि आपको इस पर भी रिपोर्ट करना पड़ेगा. और इसी ऑर्डर के तहत, इसी पावर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कारों को नोटिफाई किया हुआ है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016, जहां पर जो बातें लिखी गई हैं उन सभी बातों पर रिपोर्ट करनी ज़रूरी होगी. पॉइंट नंबर 7 बोलता है कि जो ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड, उसे हमने सेपरेटली हेडिंग नंबर 13 में डिस्क्लोज किया है, डिस्कस किया है. और आपका लास्ट पॉइंट नंबर 8 बोलता है कि ऑडिटर की ड्यूटी है कि अगर उसने कोई क्वालिफिकेशन दिया है, क्वालिफिकेशन ये दूसरा वाला क्वालिफिकेशन है, एक तो होता है ऑडिटर क्वालिफाइड है या नहीं है. यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ वो रिपोर्ट की क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि सब कुछ ठीक नहीं है. रिपोर्ट अनक्वालिफाइड होने का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक है, और रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो क्वालिफाई होने का मतलब होता है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है. ऑडिटर ने जो भी क्वालिफिकेशन दी है, एडवर्स रिमार्क दिया, उसका रीजन भी देना बहुत ज़रूरी है. ये ऑडिटर की ड्यूटी है. ऐसा नहीं है वो लिख सकता है कि सब कुछ गलत है. अगर गलत बोल रहे हैं तो किस बेसिस पर बोल रहा है उसे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिपोर्ट में. ये भी ऑडिटर की ड्यूटी हमने डाली है. एक बार दोबारा ऊपर से हम ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर देख लेते हैं. पहली नंबर ऑफ ड्यूटी थी कि ऑडिटर को है इंक्वायरी करनी पड़ेगी लोन्स एडवांस पे. कोई ट्रांजैक्शन वगैरह प्रेजुडिशियल तो नहीं है जो सिर्फ बुक एंट्री से पास करी गई है. अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी नहीं है और आप शेयर में बाय करते हैं और उसे कम दाम पर बेचते हैं तो क्या कारण है, पर्सनल एक्सपेंस है, उसे रेवेन्यू में तो शो नहीं किया. साथ में ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो ऑडिट रिपोर्ट को भी साइन करेगा और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जिन्हें हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं, उसे भी कंप्लाई करेगा. साथ में पॉइंट नंबर 4 कहता है ऑडिटर की ड्यूटी है ढेर सारी, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के बहुत सारे क्लॉजेज हैं कि वो इन सभी बातों पर रिपोर्ट करेगा कि क्या कंपनी ने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर से बनाए हैं, क्या कंपनी की जो ब्रांचेस है वहां पर सारी की सारी रिटर्न्स वगैरह या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे तक पहुंच गए कंपनी ऑडिटर के पास. अगर ब्रांच ऑडिटर कोई और है तो क्या उसकी रिपोर्ट मैंने ले ली है, उसे कंसीडर किया है, और मैंने अपनी रिपोर्ट में उसे कैसे कंसीडर किया वो मुझे बताना होगा. बैलेंस शीट पीएनएल जो बना है वो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर बना है या नहीं बना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए नहीं करे. अगर कोई ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन है कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर तो वो भी डिस्क्लोज करनी जरूरी है. अगर कोई क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन है, अकाउंट्स कंपनी ठीक से नहीं बनाया या कुछ फॉलो नहीं किया, वो भी बताना पड़ेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज नंबर आई, जिसे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था
कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कैसे हैं, हेल्दी है नहीं है, सही है नहीं है। हालांकि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और ऐसी प्राइवेट कंपनी जहां पर 50 करोड़ से कम टर्नओवर है, साथ ही में बोरोइंग 25 करोड़ से कम है, वहां पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। और जो पॉइंट नंबर जे था उसमें कुछ और मैटर्स पर भी ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ सकता है, जैसे लिटिगेशंस वगैरह हैं, प्रोविजंस वगैरह बराबर बनाए हैं नहीं बनाए हैं, और इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो पैसा जाना चाहिए था वो डाला है या नहीं डाला है। फिर पॉइंट नंबर 5 आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होती है फ्रॉड के संदर्भ में, फ्रॉड से रिलेटेड है, ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना होता है, बोर्ड्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होता है, और कारों में भी रिपोर्टिंग जाती है। हालांकि जो कारों है उसमें जो कंपनी ने फ्रॉड किया वो भी जाता है और जो ऑफिसर एम्प्लॉय ने किया वो भी जाता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। और एंड में जो गवर्नमेंट किसी मैटर पर बोलेगी हमें रिपोर्ट चाहिए, तो उस पर भी रिपोर्ट करनी ज़रूरी होगी, जहां पर कारो बताया हुआ है। कारो क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यही था ड्यूटीज़ के बारे में जो मैंने एंड में क्विक रिकैप भी आपको दे दिया है। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार बुक से रिवाइज करिए और उसमें हाईलाइट कर लीजिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जैसे मैंने एंड में रिवाइज कर आपको दोबारा बताया ना, तो वैसे ही आप लोग की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जितनी देर में मैंने ड्यूटीज़ आपको रिवाइज करवा दी है, पूरा पढ़ाने के बाद दोबारा रिवाइज करवा दी है, वैसे ही आप भी क्विकली रिवाइज कर पाएँ एक दो बार पढ़ने के बाद। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।